अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे मईशत पर ही, और पिछले दो प्रोग्राम्स में भी मैंने मईशत पे बात करी, क्योंकि मईशत का जो ऐसा टॉपिक है जो कि आप देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन अगर मईशत ही बेहतर ना हो तो मुल्क किस तरफ जाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। पिछले दो प्रोग्रामों में भी मैंने मईशत पर बात करी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से चलता रहता है। मईशत डाउन होती है, मुल्क हमारा नहीं सर्वाइव कर पाता, मईशत बढ़ती आगे, हमारा मुल्क आगे जाता है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब अदीबुज़्ज़मान सफ़वी, हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। अच्छा जनाब, जैसे आपको पता है मैंने बात कही थी मईशत पर। पाकिस्तान की जब मईशत डाउन होती है तो हम बहुत खसारे में चले जाते हैं। आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन अभी भी चल रही है। जो ताजिर बरादरी हैं उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम 72 घंटे का टाइम देते हैं। सिर्फ MQM ने हमारी बात सुनी है, बाकी सिंध हुकूमत जो है वो हमें समझती है कि कराची जो है वो कराची के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। MQM ने हमारी बात मानी है, इस वजह से ताजिर बरादरी शदीद मुतासिर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सिंध के बारे में आप बात कर रही हैं जी। जो वफाक के लेवल पे जो इंडिकेटर्स हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जिन्हें कहिए, तो वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं। इस वक्त आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 4 के करीब है, बल्कि चंद बिजनेसमैन जो अकील करीम डैडी जैसे लोग जो बड़े नामी गिरामी, उनके साथ अगर आप बात करें तो वो कह रहे हैं कि 4 से प्लस जा रहा है। ठीक है। सो GDP हमारी जो है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल। जो रेमिटेंसेस हैं वो भी आपके पास रिकॉर्ड की आए हैं। जो आपके करंट डेफिसिट था वो भी सरप्लस में आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये कह रहे हैं कि मईशत जो है वो उठ नहीं रही है। बात ये है कि कोरोना की जो असरात थे, मेरे ख्याल है दुनिया मान रही है कि जिस खूबसूरती के साथ और जिस अक्लमंदी के साथ इस गवर्नमेंट ने हैंडल किया है, उसके उतने मुज़र असरात आवाम तक नहीं पहुँचे जो कि हम देख रहे हैं बाकी अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देख रहे हैं। तो अच्छा, ये हकीकत की बात करो, एज ए तज्ज़िया निगार इन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात कर सकते हैं। अब जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं MQM के या पीपल्स पार्टी के लीडर्स, उनके पर तबसरा करना फजूल है, इसलिए कि वो लोग इन हक़ाइक़ से हट के अपनी जो पॉलिटिकल स्कोरिंग है, पॉइंट स्कोरिंग, उस पर वो बात करते हैं। जहाँ तक कि सिंध का सवाल है, सिंध की जो मईशत है वो उस हद तक नहीं पहुँच पाई है, इसलिए कि जो अप्रोच है, क्या सिंध हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी? यस, चीफ मिनिस्टर साहब का जो अप्रोच है वो पॉजिटिव नहीं है, वो उस अंदाज से नहीं चल रहा है। अभी तक वो तमाम अवामिल जो हैं जो बुर्गुए कार लाने चाहिए इसको उठाने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ हाल ख़राब है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लेवल पर वी आर डूइंग वेरी वेल, और हर चीज़ जो इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदरा जो एक इजलास हुआ था जिसमें MQM ने बड़ा एहतजाज किया था। अभी रिसेंटली ये वाक़या पेश आया। उन्होंने ताजिरों की बात करी कि आप लोग जो है ताजिरों के साथ जो है बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको बोलने का मौका देंगे, जबकि MQM कहती है कि अगर आप मौका देते ताजिरों को ईद पर कमाने का, जो कि पिछले उन्होंने कहा कि 2 साल से जो है मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से मईशत बेहतर नहीं हो सकी। तो क्या आपको ये लगता है कि MQM जो ताजिर बरादरी का साथ दे रही है, और बाकी वो कहते हैं फेडरल और सिंध तो तवज्जो देती ही नहीं है, बिल्कुल भी ताजिर बरादरी के साथ है ही नहीं? फिर हम उसी पॉइंट पर आ गए कि जो सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी इंटरेक्शन जो यहाँ के ताजिरों के साथ है, वो उस लेवल की नहीं है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो कि आप देखें ना, फैसलाबाद में जो आपकी इंडस्ट्री है कहाँ जा रही है, जो गुजरांवाला, हर नेशनल लेवल की आपकी देखें ट्रैक्टर्स की सेल कितनी हुई है, गाड़ी की सेल्स कितनी हुई, सो जितनी बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज है सब चल पड़ी है, एंड दे आर ऑल गोइंग इन द पॉजिटिव साइड। जो सिंध और MQM का और इनका पीपल्स पार्टी का, ये एक अगेन मैं वहीं पर आता हूँ कि दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कि हम किस तरीके से ये एक पेज पे नहीं है, ये एक पेज पे नहीं है, और एक दूसरे के साथ आप कन्फ्रंटेशन करेंगे। तो जब अच्छा मेन ताजिरों का जो मेन मसला क्या है, मेन मसला ये है कि उनको आप सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे, और कोविड के नज़र में उनसे आप
भत्ताखोरी भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है ऐसे। और जो उनके जो बाकी कारिंदे हैं उनके साथ भी परेशानी। तो इसलिए ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है इस चीज़ का कि जहाँ पर आप ताजरों के साथ एक पॉजिटिव अंदाज से नहीं डील कर रहे हैं, उनके लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज़ जहाँ पर सिंध के बाहर जाइए, पंजाब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, KPK में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर से इसलिए कि वो MQM और पीपल्स पार्टी का चूँकि अभी तक आपस में बनती नहीं है, इसलिए वो जो ताजर है वो भी इफेक्टेड है, और उसकी वजह से ये तमाम झगड़े खड़े हो। तमाम जो सिटीज़ हैं वो भी कमा कर देते हैं, लेकिन कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आपको नहीं लगता कि कराची का ज़्यादा हक होना चाहिए, हमेशा कमा कर थोड़ी दिया जाता है? बिल्कुल, कराची इज़ दी, आपके वज़ीर आज़म साहब ने कितनी दफ़ा कहा कि कराची जो है वो शहर है, अगर कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान पलेगा, बिल्कुल। तो इसलिए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एब्सोल्युटली। लेकिन कराची जो है वो डायरेक्टली वफाक के नीचे नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो अभी तक उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है अपने मसाइल को जैसा कि करना चाहिए था। तो इसलिए वो आगा सजाद दुरानी का मैंने देखा था टेलीविज़न पे जो उनके हंगामे चल रहे थे, वो इसलिए कि नीयत में फतूर है, बिल्कुल। काम करने का जो है उसमें आप रखनेंदाजी करप्शन देख लें, हर जगह पे मौजूद है। मैंने कहा ये जो भत्ताखोरी कर रहे हैं ये बेचारे जो ताजर हैं, जो खासतौर पे जो रोज़ कमा के खाते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात का सामना। तो इसलिए ये चीज़ों को हमारे ज़रूरत है कि इनको हाईलाइट किया जाए। जो कुछ गवर्नमेंट से होता है, फेडरल गवर्नमेंट से थ्रू द गवर्नर वो काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द प्रोविंस लेवल ये बड़ा एक डायलेमा है। अच्छा अदीब साहब, मैंने ये सवाल आपसे भी करूंगी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये सवाल किया था, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूरी है सवाल करना, क्योंकि मुझे अभी तक शायद इसका सही पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। ये सवाल ये है कि जैसे कि पंजाब में लॉकडाउन था, तब सिंध में लॉकडाउन इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही पंजाब में लॉकडाउन खुला, सिंध में लॉकडाउन लगा देगा कि वाकई कोरोना का चक्कर है या सिर्फ एक खेल चल रहा है? अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आई थिंक और दूसरे बैरूनी ममालिक में भी इस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि है क्या चीज़, कोई बीमारी भी है या नहीं है, और अगर है तो ये इसका क्या किया जा रहा है। एक इंटरनेशनल इमेज ये है कि ये वैक्सीन वगैरह जो प्रोड्यूस की गई हैं, अब हम जो मास्क पहन रहे हैं, जैसे कि इस तरह की इंडस्ट्री जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था, ये इंडस्ट्री बन गई, ये काम की चीज़ें। तो इसलिए जो वैक्सीन का जो शोशा छोड़ा गया है, सब लगाएं पूरी दुनिया एवरीबॉडी हैज़ टू डू इट। तो ये जिसने भी सोच के किया, ये अगेन एक बहुत बड़ा स्टंट है जो कि उन्होंने इस पर शुरू किया, और लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने इस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या वाकई बीमारी है कि नहीं। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में देखा जाए कि ये कोविड के जो असरात हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया, और आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत उम्दा काम किया है, ख़ास तौर पे पंजाब में। सिवाय मैंने कहा ना, सिंध इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर जो स्टेटिस्टिकल डेटा सामने आ रहा है, इट इज़ नॉट दैट क्लियर कि हम ये लोग चाहते क्या हैं और किस तरीके से ये कोऑपरेट करें ताकि इंडस्ट्री और जो आपके जो ताजर बरादरी है वो इसमें नुकसान में ना जा सके। आपने ना अभी वैक्सीन की बात करी, एक ब्रेक लेते हैं, वैक्सीन की बात से मैं कंटिन्यू करूंगी। सवाल है मेरे पास, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और सवाल मैंने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है, वो मैं ज़रा अदीब साहब से करना चाहूँगी। ज़रा मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी पाकिस्तान में वैक्सीन जो है तैयार हुई है, जो मुतारिफ़ करवाई गई है, वो पाक वैक के नाम से है। लेकिन वैक्सीन के जब हम सुनते हैं कि जी लगवा लो, कोविड नहीं होगा, बाज़ जगह पे ये बात मशहूर है कि अगर आप कोविड की वैक्सीन लगवा लेंगे तो 2 साल में डेथ हो जाएगी आपकी। तो इस डर से तो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए, ये भी मैंने नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनल जो मीडिया है आपका, सोशल मीडिया, प्रेस, उसमें भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात लोग शो कर रहे हैं। और वो आम आदमी नहीं बल्कि ज़िम्मेदार लोग, जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े वो साइंटिस्ट हैं, वो बैठे हुए इस तरह की उनमें तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने का इज़हार किया, जिसकी वजह से ये एक तासुर जनरेट हुआ कि ये सही नहीं है। देखिए, 2 साल में या 1 साल में या 5 साल में, ये तो जब वक्त गुजरेगा तभी पता चल सकेगा कि उसकी असरात क्या है। लेकिन ये डेफिनेटली मैं खुद कोविड में मुब्तला रहा और ICU में था, बड़ा सीरियसली थी। अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी। अभी 4 महीने 5 महीने हुए, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई अभी तक, बिकॉज क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जो अभी आपको टाइम चाहिए, उसके बाद आप लगाएं। तो मेरे भी जहन में ये है कि अब मैं तो कोविड से गुजर चुका हूँ, तो ये वैक्सीन लगाना अगर ज़रूरत है तो लगाएं, वरना ना लगाएं। लेकिन वो पता चले कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आपके पास जब तक वो कार्ड नहीं होगी, आपको वैक्सीन है। आपको नहीं लगता ये कोई प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया कि वैक्सीन लाजमी लगवानी है, जिस तरह NIC हर जगह दिखाना पड़ता है वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ये कोई बेचने का चक्कर है वैक्सीन को? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कि इसमें डेफिनेटली किसी हद तक ये आंसर शामिल है कि जो बड़े बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ओनर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के फाइज़र है और ये लोग, इन्होंने इसके पीछे कोई काम ज़रूर किया है, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि इतने ओवरनाइट आप इतने मिलियन एंड बिलियंस आप कमा लेंगे। उसमें तो कोई शक नहीं, कमा रहे हैं, ये तो फैक्ट है। मास्क है, सैनिटाइजर हैं, ग्लव्स हैं, कितनी सारी चीज़ें। तो अब इसका एक और भी पहलू जो आपने भी नहीं पूछा, लेकिन वो ये कि जो शुरू में जब ये डिस्कवर हुआ कि हाँ जी कोई कोरोना भी कोई चीज़ है, तो उसमें आपने सुना होगा कि बड़े डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, और ख़ास तौर पे उम्र रसीदा लोगों की। इटली में और वहाँ से खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी इधर की जो बुढ़े बुढ़े ओल्ड होम्स में पड़े हुए थे वो मर गए। तो एक ये भी तासुर जनरेट हुआ था कि ये जानबूझ के इन लोगों का, क्योंकि इकॉनमी पे बोझ था। हमारे यहाँ तो ओल्ड होम्स नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे मज़हब ने और हमारे कल्चर में ओल्ड होम्स का तस्वर नहीं है। तो लेकिन जहाँ है वहाँ पर ये एक उनकी मईशत पर वो बोझ है कि उनको वो कमाते कुछ नहीं, उनको आप फीड कर रहे हैं और बच्चे जो हैं अलग हो जाते हैं। तो ये ओल्ड होम्स में मुझे याद एक खबर आई थी कि इटली में किसी बहुत इतने आते कि वहाँ जितनी भी उनकी आबादी थी उस ओल्ड होम में
100, 150, 200 وہ سب ختم ہو گئے. تو یہ بھی ایک تاثر تھا کہ جی ملک میں یا دنیا میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کی ان کو زیادہ افیکٹ ہے, ان کو نہیں, ان سے فراغت کے لیے یہ کام کر دیا کہ جب جان چھوڑے ہماری ہوں. تو یہ کیا فائدہ ہوگا اس سے, کیا فائدہ؟ دیکھیے اور جہاں وہ لوگ پل رہے تھے بڑھیاں تو وہ ختم ہو گئی, کیونکہ وہ جب رہے ہی نہیں تو وہاں پر ان کا جو خرچہ تھا وہ بچ گیا. تو یہ ایک تصور تھا. اسی طریقے سے اس کی یہ بھی بنا دیا. تو اب آئی ڈو ناٹ نو, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اب دیکھیں گے کہ ویکسین لگنے کے بعد کچھ کے پر ریئیکشن ہوتے ہیں, کچھ کے ریئیکشن نہیں ہوتے ہیں. بعضوں کے بڑے سیویئر ریئیکشن ہوئے ہیں, بعضوں کے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ویکسین ہونے کے بعد بھی کووڈ آیا اور انتقال بھی ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ تو جب آپ آگے چلے گے تو دیکھیں گے کہ 1.5 سال میں کیا چلتا اس کو. ایک ہٹ کے سوال ہے, پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ عمران خان کو تو ہمیشہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے عمران خان کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کر لیں, بھلے حکومت 5 دن میں جائے یا 5 سال میں جائے, ہمارا اتحاد برقرار رہے گا. لیکن پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم برقرار نہیں تھی, مطلب نہ کوئی تنقید کی جا رہی تھی, سب خاموشی سے بیٹھے تھے, سب الگ الگ ہو گئے تھے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے پی ڈی ایم کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اس میں کون لوگ بیٹھے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جس دن حلف برداری ہوئی تھی وزیر اعظم کی, اس کے پہلی تقریر میں انہوں نے شور شرابہ کر کے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی, یہ فیل ہو گئی, اور وہی سے چلا. میں آپ کو بتاؤں, اور یہ بڑا ناظرین کے لیے لمحہ فکری ہے, جتنے اندرونی خلفشار پیدا کی جا رہی ہے, جو لوگ اندرونی طور پہ متاثر ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ PMLN ہو, چاہے فضلو ہو, چاہے کوئی بھی ہو, یہ سارے کے سارے پریشان اس بات سے ہیں کہ آج ان کی باری تو کل میری باری, اکاؤنٹیبلٹی یہ چھوڑ نہیں رہا کسی طریقے سے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے زیادہ یہ آپ غور کیجیے گا, اس سے زیادہ فکر مند جو ہے وہ باہر کے لوگ ہیں. امریکہ, جو بائیڈن اور اس کی ایڈمنسٹریشن از مور ورڈ کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے, کہ یہ عمران خان کو کیسے ہٹایا جائے. ہاں یہ بالکل ایسا ہے, بیکاز ہی از دا ون جس نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. پچھلی 2 حکومتیں جو گزر گئی, جن کو آپ نے بلیک میل کیا, جن کو آپ نے آرم ٹوئسٹنگ کی اور ان سے آپ نے اپنی مرضی کے کام کرا لیے, لٹرلی ہم نے دیکھا یہ پچھلے 10 سال میں جب چاہے انہوں نے ٹھوکر مار دیے, جب چاہے انہوں نے گلے لگا لیا. تو یہ جبکہ عمران خان نے بہت اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی, اور یہی حال انڈیا کے ساتھ رہا. دونوں حکومتیں جو گزری انہوں نے انڈیا کی قدموں میں سر رکھ کے گزارا. تو اب پہلی دفعہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ بندہ تو قابو نہیں آ رہا, ہمارے قابو نہیں آ رہا. تو اس لیے دے آر مور ورڈ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. تو اس کا طریقہ کار میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ بالکل اس میں روز روشن کی طرح کلیئر ہے میرے نظر میں کہ یہ سارے کے سارے جو اکٹھا کیے گئے, ان کی فنڈنگ, ان کی سپورٹ جو ہے سب باہر سے آ رہی ہے, اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہیں گے جب تک یہ گرتے نہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکانومی آپ کی صحیح سمت پہ چل پڑی ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ڈائریکشن صحیح ہے. لیکن اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ جی نہیں کر رہا. جو افغانستان کا ایشو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس میں اس نے کہہ دیا کہ جی نو, ہم کسی کو اپنا ایئر اس کا اٹیک کرنے کے لیے اپنا ایئر اسپیس نہیں دیں گے, نہ ایئر بیسز دیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو آپ یکجا کریں 2+2+2, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, پکچر سامنے آتی ہے کہ جو اندرونی خلفشار ہے, جو اندرونی پرابلمس کریٹ کی جا رہی ہیں, اس کا اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی کنسرنز اینڈ وریز آف دی آپ کے جو فارن ماسٹر بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے پاکستان کو کبھی گدانا ہی نہیں. ایون مشرف کے دور میں بھی انہوں نے جو کہا انہوں نے کر دیا, کوئی وہ مشکلات نہیں آئیں, کیونکہ وہ اس وقت آپ نے کہا کہ جی وار آن ٹیرر میں ہم ان کے حصے دار بن گئے. اب ان کا یہ کہ جی ہم وار میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں, ہم پیس میں آپ کا شامل ہیں, یہ ان کا, تو یہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اب سارے اب آپ دیکھیے, میں روزانہ دیکھ رہا ہوں اور مانیٹر کر رہا ہوں کہ باہر کی جو ایجنسیز ہیں, CIA, را, NDS, یہ سارے کے سارے آپ کے یہاں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک نیریٹو تیار کیا ہوا ہے جس کے تحت وہ یہ پروو کریں گے گورنمنٹ
آپ کی جو ہے ناکارہ ہے, گورنمنٹ آپ کی فیل ہو گئی ہے, یہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو یہ بڑھ گیا, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حکومت کو گرا سکیں, اس کو قابو کیا جائے اور اس کو دوبارہ نہ آنے دیا جائے. دیٹ از دی ہول پرابلم. اگر یہ کسی طریقے سے انہوں نے اس میں کامیابی حاصل نہیں کی تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کا اپنے انٹرسٹ کا سوال ہے, وہ بالکل صحیح ہاتھوں میں ہے اور وی آر گوئنگ دا رائٹ ڈائریکشن. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آخری سوال یہ کروں گی کہ جس طریقے سے سفری پابندی عائد کر دی جاتی ہے تو اس سے معیشت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں سفری پابندی عائد تھی, کتنا متاثر کرتی ہے ہماری معیشت کو؟ دیکھیے سفری پابندی جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے آپ کی معیشت کا, جو لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں, لیکن اس کا زیادہ تر جو ہے اگر آپ یوں دیکھیں کہ اس بیماری کی وجہ سے جو آپ کے ویریس سیگمنٹس متاثر ہو رہے ہیں, لائک ٹورزم, لوگ نہیں آ رہے ہیں جا رہی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. لیکن جہاں تک کہ سفری پابندی کا سوال ہے, آپ کی ایئر لائنس کو افیکٹ کرے گا, جو آ رہی ہیں غیر بات ہے ان کے لیے کمائی کا ذریعہ نہیں ہوگا, تو اب اس کی اثرات معیشت پہ پڑیں گے. تو اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں وہ قابو آ رہی ہیں, اور جو جن علاقوں میں یا جن ملکوں میں خاص طور پر یہ پرابلمس ہیں وہاں کی پابندیاں ہیں انہوں نے لگائی ہوئی. پاکستان کے لیے اب جو ایسی اس طرح کی کوئی پابندی ابھی تک لگی نہیں ہے, تو الحمدللہ جو جہاں جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اپنے ضرورت سے لوگ, تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مین مسئلہ ہے, جو آئی ووڈ لائک کہ یہ ناظرین اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اندرونی خلفشار ہے, جو اندرونی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی امپیکٹ جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ لیڈرشپ آپ کو کری ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ایز ویل ایز ملٹری لیڈرشپ. لیکن ہم اس کو سمجھیں اور ان کے جو پی ڈی ایم اور اس طرح کے جو یہ فضول قسم کے لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں, فوکس رکھیں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینالسٹ جناب ادیب الزمان صفوی. اچھا بات کریں گے ویکسین کی. اگر ویکسین لگائی جاتی ہے پاکستان میں, خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پولیو کی ویکسین لگائی جاتی ہے. نارمل سی بات ہے جب آپ کو کوئی ویکسین لگائی جاتی ہے تو جو بیماری ہوتی ہے جیسے بخار ہونا, سر درد ہونا یا وامٹنگ وغیرہ ہونا, یہ سب ایک نارمل سی بات ہے, کیونکہ قوت مدافعت ہمارا اس ٹائم پر اسٹیبل تو ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اس کو تیز کرنے کے لیے, بوسٹ کرنے کے لیے کوئی دوائی انجیکٹ کی جاتی ہے جسم کے اندر, تو آپ کو پریشانی ظاہر پیش آتی ہے, لیکن یہ نارمل سی بات ہے. تو ویکسین لگوائیں اور گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں معیشت کی, تو معیشت کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنا پہلا ویژن, اپنا فوکس بالکل صاف رکھنا ہے کہ ہمیں ادھر ادھر سے لوگوں کی باتیں نہیں سننی, ہم نے خود سے اس پہ عمل کرنا ہے کہ کس طریقے سے اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے, یہ ہمارا کام ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے OP TV گلوبل.